नमस्कार। न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के फेसबुक और यूट्यूब लाइव पर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। बात रूस यूक्रेन युद्ध की हम कर रहे हैं और ये युद्ध दिन प्रतिदिन खतरनाक होता चला जा रहा है। हमले इतने ज्यादा तेज हो गए हैं कि अब यूक्रेन बर्बादी के कगार पर पहुंच गया है। क्या ये बर्बादी रुकेगी? क्या बातचीत से कोई रास्ता निकलेगा? क्या युद्ध विराम होगा? क्योंकि लगातार कोशिश यही की जा रही है कि किसी तरह से ये युद्ध रुके, लेकिन ये युद्ध है कि रुकने का नाम नहीं ले रहा। हालात इस वक्त बेकाबू हो गए हैं। कुछ तस्वीरें हम जल्दी से आपको दिखा देते हैं। और इस वक्त अगर बात की जाए, अभी की बात की जाए, तो इस वक्त कीव में जबरदस्त तरीके से बमबारी हो रही है। ऐसे ऐसे बम गिराए जा रहे हैं, जो घर हैं वो तबाह हो रहे हैं, जो लोग हैं वहां पर। अब भी कहा यह जा रहा है कि 8 से 10 लाख लोग इस वक्त कीव में मौजूद हैं। लेकिन इस बीच एक अच्छी खबर आई कि दोनों देशों की बैठक, जो दूसरी बैठक थी, वो खत्म होने के बाद कम से कम शांति का कोई रास्ता तो नहीं निकला, युद्ध विराम का कोई रास्ता तो नहीं निकला, लेकिन ये जरूर कहा गया कि जो लोग घायल हैं, जो लोग यहाँ से निकलना चाहते हैं, उनके लिए एक मानव कॉरिडोर तैयार किया जाए, जिससे सेफली सबको धीरे धीरे करके बाहर निकाला जाए। तो ये एक अच्छी खबर आई। लेकिन युद्ध रुकने की बात दोनों देशों की तरफ से नहीं हुई है। अभी भी अपने अपने शर्तों के हिसाब से सभी लोग, रूस की बात की जाए, वो कह रहे हैं कि यूक्रेन नाटो में ना जाए। जिस दिन वो इस तरह का आश्वासन दे देगा, हम अपनी सेना को पीछे कर लेंगे। यूक्रेन कह रहा है कि रूस अपनी सेना को पीछे लेकर जाए, बातचीत के जरिए उसके बाद बातचीत की जाएगी। तो आप समझ सकते हैं कि इसको लेकर कितना कॉन्ट्रोडिक्ट है इस वक्त। और स्थिति यह है कि अब तो यूरोपियन देश भी लगातार कह रहे हैं कि कोई बातचीत का रास्ता निकाला जाए, क्योंकि एक एक कर यूक्रेन के सारे शहर जो हो वो तबाह होते चले जा रहे हैं। क्या ये तबाही रुकेगी? इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़ गए हैं। उनका तारुफ आपसे जल्दी से करवा देते हैं। और इस वक्त हमारे साथ दो मेहमान जुड़ गए हैं। कर्नल, रिटायर्ड कर्नल हैं इंद्रजीत सिंह साहब, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे। और साथ ही हमारे साथ डॉक्टर गिरीश पाठक है, जो फॉरेन अफेयर एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होंगे। शुरुआत इंद्रजीत से आप ही से करते हैं। इस वक्त इसकी बेहद भावना है, यूक्रेन बर्बादी के कगार पर पहुंचने वाला है, क्योंकि एक एक शहर तबाह होते चले जा रहे हैं और रूसी हमले तेज होते चले जा रहे हैं। लेकिन एक इस बीच एक खबर तो चलिए अच्छी आई कि बैठक हुई दोनों देशों की, एक मानवीय कॉरिडोर बनाने की बात हुई कि यहाँ से जो घायल है, जो निकलना चाहते हैं, वो सेफली यहाँ से निकाल दिए जाए। ये तो एक अच्छी खबर, एक पॉजिटिव खबर आई। लेकिन युद्ध रुकने की बात नहीं हुई है। आप इसको किधर जाता देखते हैं? किस तरह से जाता है ये युद्ध? आप देख रहे हैं बातचीत हो रही है, लेकिन समाधान कोई नहीं निकल पा रहा है। इंद्रजीत सर। इंद्रजीत सर, आपकी आवाज म्यूट है। नमस्कार सबको, धन्यवाद आपके टीवी चैनल पे आने के लिए। पहली बात तो जो रशिया ने अटैक किया है, उनके मुताबिक ये एक पूरा बनाया हुआ प्लान था, वो उसके हिसाब से चल रहे हैं। और पुतिन ने आके भी टीवी एड्रेस में ये बताया है कि जो मिलिट्री ऑपरेशन यूक्रेन में किए जा रहे हैं वो एक प्लान के मुताबिक है। तो ये जो तबाही इन्होंने मचाई हुई है इस पूरे वॉर के दौरान, एक प्लान तरीके से की गई है। और अब जो इन्होंने जो रात को न्यूक्लियर प्लांट के ऊपर भी अटैक हुआ, वो एक बहुत ही डिस्कशन का विषय बन चुका है, बहुत ही चैलेंजिंग सिचुएशन बन चुकी है। और उस समय चिंता की बात तो यही है इंद्रजीत सर, चिंता की बात तो यही है। ठीक है, आप प्लान वे में आगे बढ़ रहे हैं। आप यूक्रेन के एक एक शहर में किस तरह से आपको कब्जा करना है, या वहां से किस तरह से आगे बढ़ना है। 3 दिशाओं से रूस की सेना आगे बढ़ रही है, दक्षिण की तरफ से तेजी से। ये सभी कुछ ठीक है सर, प्लानिंग वे में हो रहा है। लेकिन जिस तरह से न्यूक्लियर प्लांट पर हमला किया गया, इससे खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, सिर्फ यूक्रेन के लिए नहीं, उसके आसपास के देशों के लिए भी। तो सबसे बड़ी बात यह है कि यूक्रेन में टोटल 15 न्यूक्लियर प्लांट्स हैं। और जो न्यूक्लियर प्लांट कल रात को जिस पे अटैक हुआ, सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्लांट है यूरोप का। और पूरे यूरोप के लिए एक बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन है, क्योंकि जिस प्रकार जो प्रेसिडेंट हैं यूक्रेन के, उन्होंने आके बोला कि चैलेंजिंग सिचुएशन है, और जो वेपन जो फायर कर रहे हैं थर्मल इमेजिंग के जरिए और टारगेट करके फायर कर रहे हैं उस न्यूक्लियर पावर प्लांट के ऊपर, तो
एक सिचुएशन ये है कि एक वेल लेड आउट प्लान था और उन्होंने ऑक्युपाई कर लिया न्यूक्लियर पावर प्लांट। अगर वो न्यूक्लियर पावर प्लांट के जो रेडिएशंस हैं अगर वो एमिनेट करना शुरू कर देते हैं और पूरे एटमॉस्फेयर में जाना शुरू कर देते हैं तो एक सिचुएशन ऐसी बन जाएगी जहां पे इसको रिवर्स करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इंद्रजीत सर, एक सवाल और इसमें एक और सवाल जोड़ लीजिए कि रेडिएशन का खतरा अभी नहीं है, फिलहाल तो नहीं है, लेकिन आग लगी हुई है, कहा यही जा रहा है कि इसको जल्द से जल्द बुझाया जाएगा, उसके आसपास किसी तरह का अटैक नहीं हुआ, क्योंकि अगर ये रेडिएशन फैलता है तो कई किलोमीटर तक इसकी त्रासदी देखने को मिलेगी। इससे कैसे इसीलिए यहाँ पे सिचुएशन जो बोली जा रही है और जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट है उन्होंने भी यही बोला कि इस समय जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वो आके इंटरफेयर करें, वो आके सपोर्टिंग में आए, क्योंकि नहीं तो बहुत ऐसी सिचुएशन आ जाएगी जो रिट्रीव नहीं कर पाएंगे, इससे बचना बहुत मुश्किल हो जाएगा वो पूरे यूरोप को, ना सिर्फ यूक्रेन को, पूरे यूरोप को। तो आप अंदाजा लगाइए कि ये एक न्यूक्लियर पावर प्लांट को जो कल फायर लगी है इसमें रेडिएशंस भी निकल सकते हैं, क्योंकि कंट्रोल अब रशिया के अंडर है और उनको इस पूरे पावर प्लांट को मिसाइल डाली जा रही है। सर, एक से एक मिसाइल डाली जा रही है और बिल्कुल बात में तो बिल्कुल ये कहा गया था कि कैजुअलिटी नहीं होगी, हम यूक्रेन की जनता को टारगेट नहीं करेंगे, हम सैन्य ठिकानों को टारगेट करेंगे, लेकिन जैसे जैसे ये युद्ध आगे बढ़ता जा रहा है अब तो जनता भी इसमें मारी जा रही है। वो टारगेट के साथ, सैन्य ठिकानों के टारगेट के साथ अब जनता भी इसमें पिस रही है, अब वो भी मरी है। जैसे खुद रूस भी कह रहा था कि वो कैजुअलिटी नहीं चाहता है, वो किसी तरह का कोई वॉर नहीं चाहता है वहां की जनता से, इसके बावजूद ये सब कुछ हो रहा है। सर इंद्रजीत सर, इंद्रजीत सर आवाज आ रही है आपको? चलिए ठीक है। सुरेश जी, जिस तरह से लगातार अब हमले तेज हो रहे हैं, रूस ने शुरुआत से कहा था कि हमें यूक्रेनी आवाम से कोई दिक्कत नहीं है, हम सैन्य ठिकानों पर हमला करेंगे, पूरी स्ट्रेटेजी के साथ सब यही कह रहे हैं। रूस ने एक स्ट्रेटेजी बनाई है जिसमें धीरे धीरे करके वो आगे बढ़ रहा है और अब तो इतने हमले तेज हो गए हैं कि न्यूक्लियर पावर प्लांट को भी इसने निशाना बनाया है और अगर यहाँ से रेडिएशन निकला तो फिर ये खतरा बहुत बड़ा होगा। सुरेश जी। नीनू जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं इस वक्त में, कम से कम ये राहत की बात तो है कि अभी फिलहाल रेडिएशन का लेवल वही बना हुआ है, लेकिन जो हम ये बातें कर रहे हैं कि रूस ने बोला है कि हम सिर्फ सैन्य ठिकानों पर हमला करेंगे और हम कोई ह्यूमन कैजुअलिटी नहीं चाहते। दरअसल इस बात को थोड़ा हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि डिप्लोमेसी दो तरह की होती है, एक पीस टाइम की डिप्लोमेसी होती है, एक वॉर टाइम की डिप्लोमेसी होती है। कहने को तो रूस ने लगभग हमला करने के बहुत पीछे कई बार उसने दोहराया कि हमारा मकसद, जो हम ये जमावाड़ा कर रहे हैं, हमारा मकसद कभी भी अटैक करना नहीं है, और यूक्रेन की तरफ से कोई तात्कालिक प्रोवोकेशन भी नहीं है जिसकी वजह से रसिया ने अचानक से अटैक कर दिया। तो दरअसल रसिया इस टाइम पे वॉर टाइम डिप्लोमेसी से चल रहा है, और वॉर टाइम डिप्लोमेसी कहती है कि आपको भनक ना लगे कि दरअसल वो करना क्या चाहते हैं। अगर वो इतने ही सही होते तो आप बताएं कि ह्यूमन कैजुअलिटी भी हो रही है, उसके बाद परमाणु ठिकाने के आसपास किसी भी तरह का फायर आप कैसे ही कर सकते हैं। गॉड फॉरबिड, ठीक है अभी तक रेडिएशन नहीं हुआ, लेकिन चीजें देखिए, युद्ध आप शुरू करते हैं अपने प्लानिंग से, लेकिन युद्ध को खत्म करना फिर आपके हाथ में नहीं होता है। तो मेरा अपना मानना है कि रूस जो है अपनी वॉर टाइम डिप्लोमेसी के हिसाब से बिहेव कर रहा है, वो क्या कह रहा है उसके ऊपर आप बहुत ट्रस्ट नहीं कर सकते। और अभी जो एक और आपने बात की वो बहुत ही अच्छी बात है कि कम से कम रूस और यूक्रेन में एक लेवल की बातचीत हुई और वो टेंटेटिवली ही सही एग्री हुए हैं कि ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर बनाएंगे। लेकिन इस बड़ी युद्ध के बीच में आप टेंटेटिवली एग्री कर रहे हैं ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर बनाने के, बहुत विश्वास पैदा नहीं करता। दूसरे, जेलेंस्की ने बिल्कुल आज ही बोला है कि वो पुतिन से उन्होंने पर्सनल अपील की है कि हम दोनों बात कर सकते हैं। इस तरह की कोई अपील, इस तरह की कोई बात रूस की तरफ से नहीं आ रही है, तो ये बात बड़ी गौर करने लायक है। एक चीज और शिरीष जी, मिस इन्फॉर्मेशन इस युद्ध में वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अगर सबसे ज्यादा मिस इंफॉर्मेशन देखने को मिल रहा है तो इसी युद्ध में देखने को मिल रहा है। कभी कहा जा रहा है कि जेलेंस्की को तैयार ही नहीं हो रहे हैं सब कुछ करने के लिए, कभी कहा जा रहा है कि नहीं वो तैयार है, कभी कहा जा रहा है कि हमने इतने लोग मार दिए, इतने सैनिक गिरा दिए, इतने टैंक विस्फोट कर दिए। ये भी एक बड़ी बात हो रही है कि मिस कम्युनिकेशन बहुत सारी चीजों का प्रोस्पेक्ट बिल्कुल चेंज कर दे रहा है।
बिल्कुल, ये आपने बहुत शानदार बात उल्लेखित की है। देखिए, आज के ज़माने में जब आप युद्ध करते हैं, तो जितनी इंटरकनेक्टेडनेस है आपकी पीस टाइम में, ग्लोबलाइज़ेशन की वजह से, वो इंटरकनेक्टेडनेस आपकी वॉर टाइम में भी एक्सपोज़ होगी। आप तकनीकी के तौर पे जुड़े हुए हैं, आप कल्चरल लेवल पे जुड़े हुए हैं, आप सोशल लेवल पे जुड़े हुए हैं। तो जब कोई देश किसी देश पे आक्रमण करता है, तो वो जितनी भी जुड़ने के तार हैं, जितने भी इंटरकनेक्टेडनेस के लेवल हैं, उन सबको डिस्टर्ब कर देता है। और इसलिए आज की तारीख में युद्ध होना और कहीं ज़्यादा भयावह है और इसके और बड़े परिणाम निकलते हैं। बिल्कुल। और अब सबसे बड़ी बात ये है कि अब तो देखिए ऐसा है कि बातचीत के रास्ते आगे बढ़ने की बात हो रही है, दोनों देशों जी, की तरफ से भी हो रही है शिरीष जी। लेकिन जी। ऐसे में हम ये देख रहे हैं कि यूएस तक ने कह दिया, क्योंकि आप यूरोपियन कंट्री भी चाह रही, जिस तरह से तबाह यूक्रेन हो रहा है, कि हुँ, आप हुँ। अपनी सेना रूस पीछे ले ले, हम सारे प्रतिबंध तक हटा देंगे। यानी अब हुँ। लग रहा है कि जो प्रतिबंध और जो एक तरह से थ्रेड था पुतिन पर, वो भी काम नहीं आ रहा है, इसलिए अब लग रहा है कि नहीं, अब सब कुछ खत्म करके और बीच में रास्ता निकाला जाए। इसी बात को मैं कहना चाहता था जो आपने कह दिया कि वॉर टाइम डिप्लोमेसी बिल्कुल अलग तरीके से काम करती है। देखिए, अभी नेटो कंट्रीज़ के फॉरेन मिनिस्टर आपस में मिलने वाले हैं। मेरे ख्याल से वो इकट्ठे हो गए हैं और देखिए उनके बातचीत से क्या निकल कर के आता है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात जो आपने उल्लेखित की है वो ये है कि अगर रसिया ने अपने हिसाब से यूनिलैटरली अटैक कर दिया और फाइनली अगर वो ही बार्गेन कर पाता है और रसिया को वो मिलता है जो वो चाहता है, तो आने वाले विश्व को, आने वाले समाज को तो यही मैसेज जाएगा ना कि आपको जो नेशनल इंटरेस्ट है उसको पाने के लिए आप किसी भी सीमा में जा सकते हैं। तो जो लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर किसी तरीके से पीसफुली, डिप्लोमेटिकली और इंटरनेशनल लॉ को फॉलो करते हुए चल रहा था, आने वाले टाइम को तो यही मॉडल होगा कि नहीं, अगर आपको अपने देश को प्रोटेक्ट करना है, नेशनल इंटरेस्ट को बढ़ाना है, तो आप अटैक कर दीजिए, बाद में बार्गेन पावर आपकी बढ़ जाएगी, बाद में नेगोशिएशन हो जाएगी। तो कुल मिलाकर ये बहुत शुभ संकेत तो नहीं कहा जाएगा। हो बिल्कुल। सकता है और युद्ध यहाँ से रुक जब जाए। बातें निकलेंगी, इस तरह की बातें जाएंगी, तो इतिहास फिर इसके अब खामियाजा इतिहास में भुगतना जी, पड़ेगा या जी, आने वाले जी, समय में भुगतना पड़ेगा। जी, जी। इंद्रजीत सर, जिस तरह की बातें ये हो रही है, और शिरीष जी ने भी कहा कि रशिया तो यही चाहता है कि जो भी बातें उसने रखी थी उसको मान लिया जाए। मान लिया जाए तो जो भी कहते हैं कि हार्ड और सॉफ्ट कंट्रीज, इस तरह दो तरह की बातें निकल के सामने आ रही है। जो हार्ड कंट्री है वो चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा अपनी बात मनवाई जाए, लेकिन ऐसे में जो सॉफ्ट कंट्रीज है उनका क्या होगा, लॉन्ग टर्म में इसका पूरा प्रभाव पड़ेगा। इंद्रजीत सर। क्योंकि आपने बिल्कुल सही बात कर रहे हैं और अभी सिचुएशन इस प्रकार आ रही है कि जो रशिया ने इतना हार्ड स्टैंड लिया हुआ है और कहीं पे भी अपने वो पीछे नहीं हटना चाहता, तो एक जो वॉर टाइम डिप्लोमेसी या इंटरनेशनल डिप्लोमेसी या यूएन डिप्लोमेसी इस समय फेल होती नजर आ रही है और एक ऐसी स्ट्रैटेजी इनको अपनानी पड़ेगी इस समय यूएस को, यूरोप को, नेटो कंट्रीज को, कि वो पुतिन को टेबल पे लेके आए। अभी तक प्रॉब्लम ये हो रही है कि पुतिन को डिस्कशन टेबल्स पे वो नहीं लेके आए और अगर जब तक वो डिस्कशन टेबल्स पे लेके नहीं आते तो उनको इस प्रकार की प्रॉब्लम आएंगी और ये आने वाली है और ये हम लोग देख रहे हैं। ये तो 9th डे ऑफ वॉर है टुडे और 9th डे अगर वॉर में जा रहा है तो मतलब ये बहुत ही भयानक वॉर सिचुएशन हो चुकी है। इस समय इसमें रिट्रीवल कहीं पे भी नहीं नजर आ रहा। बिल्कुल। और मतलब किसी ने जो शुरुआत पहले दिन जब युद्ध शुरू हुआ था, तो शायद हम लोग भी इस पर चर्चा कर रहे थे कि शायद एक दो दिन में कहाँ यूक्रेन, कहाँ रूस, कब तक टिक पाएगा, बहुत सारी ऐसी बातें हो रही थी। लेकिन आज 9वां दिन है। सबसे बड़ी समस्या ये, कोरोना काल से अभी पूरा वर्ल्ड उबर भी नहीं पाया है कि एक बड़ा युद्ध इस तरह से सबके सामने खड़ा हो गया है। ऐसे में क्या जो रूस है या जो पुतिन है इंद्रजीत सर, क्या उसके दिमाग को पढ़ पाने में, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे फिर यूरोपियन कंट्री हो, नाकाम रहा? उनको लगा कि थोड़े से सैंक्शन करके या फिर इस तरह से प्रतिबंध लगा के रूस को दबा दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा, लेकिन पुतिन उनमें से नहीं है जो डरेंगे। अभी मैं यहाँ पे 2-3 चीजें बताना चाहता हूँ। एक तो जो स्विफ्ट सिस्टम का इन्होंने ब्लॉक करने की कोशिश की थी, अभी उसको नाकाम नहीं हम देख पा रहे हैं। एक वो वार्निंग की तरह गया था पर वैसे इम्प्लीमेंटेशन आने में चैलेंज हुआ और उसको टाइम लगेगा इम्प्लीमेंटेशन में। नंबर 1 पॉइंट। दूसरा पॉइंट यह है कि जो साइबर वॉर की हम बात करते हैं इस पूरे वॉरफेयर में, तो साइबर वॉर ऑल्सो जो है वो एक रोल प्ले कर रही है और उसका स्पिल ओवर बाकी कंट्रीज के ऊपर भी नजर आ रहा है। तीसरी बात आप लोगों ने कल देखी कि गूगल, यूट्यूब, फेसबुक सब रशिया को बैन कर रहे हैं। मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ, चंद एक साल पहले रशिया ने अपना इंटरनेट पूरा टेस्ट किया था पहले और वो वर्किंग कंडीशन में। तो अगर इंद्रजीत हम जी, पूरा इंद्रजीत सर, एक ठीक है, आप अपनी बात कंटिन्यू करें। इसमें एक और बात मैं जोड़ दूं, क्योंकि कहते हैं कि जो रसिया का जो सिस्टम है ना,
वो आज भी ऐसे हैं कि वो टेलीफोन पे ही बहुत सारी चीजें बात करते हैं, इंफॉर्मेशन की बात जहां तक बिल्कुल वो करते हैं बिल्कुल तो बहुत बिल्कुल। कॉन्फिडेंशियल बरतते हैं। इसको भी जरा तो मैं इंक्लूड आपको, करके सारी यस, चीजें मैं बताइए। आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। यूक्रेन और रशिया आज भी जो मॉडर्न सेंसर टाइप के कम्युनिकेशन सिस्टम है वो यूज नहीं कर रहे हैं, वो वर्ल्ड वॉर टू टाइप के सिस्टम यूज कर रहे हैं। आपने देखा होगा कई वॉर के रडार सिस्टम जो बहुत पुराने टाइप के इस्तेमाल किए जाते हैं, तो वो जो है उनमें टैबिंग बहुत मुश्किल होती है, उसको एक बहुत ही सीक्रेटिव तरीके से बात कर सकते हैं हम लोग। तो वो वॉल सिस्टम जो बोलते थे वो उस प्रकार के सिस्टम ही अभी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो एक डिफरेंट तरह की टेक्नोलॉजी देखने में आई जो नॉर्मल हम लोग जो सोचते थे कि बहुत मॉडर्नाइज हो चुका है, वो मॉडर्नाइजेशन के साथ साथ वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर टू की जो कम्युनिकेशन सिस्टम है उसी को इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसको टैप करना मुश्किल, जिसको इंटरफेयर करना मुश्किल, और उसमें कम्युनिकेशन जो है 100% जो है सेफ उनकी होती है, बिल्कुल। राइट। तो ये जो चीज है कि एक तरफ तो हम मॉडर्नाइजेशन की चीजें देख रहे हैं, उसी तरफ दूसरी तरफ हम वही बेसिक जो हमारे जो प्रिंसिपल्स थे लड़ाई के वो फॉलो कर रहे हैं, जो कम्युनिकेशन के स्पेशल, क्योंकि वॉर में कम्युनिकेशन का सक्सेसफुल होना बहुत जरूरी है, और वही चीज वो लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ठीक है। और और मैं यहाँ इंद्रजीत पे यूट्यूब फेसबुक की बात कर रहा था, हाँ, तो रशिया ने अपना इंटरनेट कई चंद साल पहले ही इम्प्लीमेंट कर दिया था। तो वो लोग जो नॉर्मल जो हम लोग इंटरनेट हम यूज करते हैं, अगर उसको अमेरिका कट ऑफ भी करता है, गूगल फेसबुक कट ऑफ भी करता है, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि उनका इंटरनेट वैसे के वैसे ही चलेगा, उनके सर्च इंजन वैसे के वैसे ही, उनके जो जो जैसे मेटा है, फेसबुक है, उनके अपने प्लेटफॉर्म्स इंटरनली जो चलते हैं वो बहुत ही यूजफुल है उनके लिए, और वो काफी लोग यूज करते हैं। तो आप ये समझिए कि जो वॉर की तैयारी है ये आज की तैयारी नहीं है, ये चंद सालों से चल रही है। बिल्कुल इंद्रजीत सर, और बार बार यही कहा जा रहा है कि कोई एक दो दिन में ये सारी चीजें नहीं हो गई, ये बहुत दिनों से ये सारी चीजें चल रही थी। कहते हैं ना कि जब आप पूरी तरह से भर जाते हो तो आप बिल्कुल फूट पड़ते हो, और शायद रूस की तरफ से भी यही हुआ कि वो समझाता और, समझाता थक गया, और बाद में इस तरह के प्रकर्षण और, देखने को मिल रहे हैं। सुरेश जी और बिल्कुल आपने आप तो सॉफ्ट एक यहाँ पे इंटरफेयर करूंगा, आप सॉफ्ट कंट्रीज हार्ड कंट्रीज की बात कर रहे थे, एक यहाँ पे बाइपोलर वर्ल्ड नजर आ रहा है देखने में, जहाँ पे रशिया, चाइना और उसकी अलाइड कंट्रीज जो हैं वो एक साइड हैं, यूरोप, यूके, यूएस वो एक साइड की तरफ रुझान हो रहा है। तो बाइपोलर वर्ल्ड एक क्रिएट हो रहा है इस वॉर के दौरान। So that is a very interesting, situation which is emerging. और ये ग्लोबल ऑर्डर पूरा चेंज हो रहा है ऑल टुगेदर। सुरेश जी, जिस तरह से हम कह रहे थे कि ये एक दो दिन की बात नहीं है, ये बहुत दिनों से चीजें चली आ रही थी, और लगातार यही हो रहा था कि नेटो का एक्सपेंशन आप कर रहे हैं, इसकी जरूरत नहीं है, हम अपने देश की सुरक्षा के लिए कटिबद्ध है। रूस बार बार इस चीज को कह रहा था, वो नेटो में यूक्रेन को ना जाने के लिए कह रहा था, वो कह रहा था कि ठीक है कि हम किसी तरह कब्जा नहीं करेंगे। हालांकि यूक्रेन की अपनी थोड़ी सी परेशानी कही जा सकती है, उसको लग रहा था कि कभी भी रूस उस पर हमला करके उस पर कब्जा कर सकता है। लेकिन क्या आपको लगता है कि इस तरह की परिस्थिति एक दो दिन में बनी, या फिर अब नहीं, अगर पुतिन यहां पर आगे बढ़ते तो शायद उनके लिए भी खतरा होता? यही बात मैं दोहराना भी चाह रहा था जो आपने बोला कि दरअसल ये 2-4 दिन की बात, दरअसल सच में 2-4 दिन की बात तो कतई नहीं है। और एक और बात जो जोड़ना चाह रहा हूँ इसमें कि पुतिन के हवाले से जो ये बात आ रही है कि सब कुछ वैसा चल रहा है जैसे हमने प्लान किया है, ये बात ठीक नहीं है। ये बात तो आप फेस सेविंग कर रहे हैं। आज युद्ध का 9वां दिन है, और अगर ये सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा है तो ये बात बिल्कुल समझ में आने वाली बात नहीं है। और जैसा आज इस डिस्कशन में भी हम इस कंक्लूजन पे पहुंच रहे हैं कि ये 2-4 दिन की तैयारी नहीं है, बिल्कुल ठीक बात है। इसी के साथ 2 और बात जोड़ना चाहता हूँ। 2014 में जब क्राइमिया का इशू हुआ था, तो अमेरिका के एक बहुत बड़े विश्लेषक हैं जॉन मर्सिमर, उन्होंने एक बहुत बड़ा आर्टिकल लिखा फॉरेन अफेयर्स में। उन्होंने कहा कि जो पश्चिम जगत है वो रूस को अभी कैसे देखना चाहिए यही डिसाइड नहीं कर पाया है। अभी भी रूस रियलिज्म में बिलीव करता है और वो हार्ड पावर की तरह बिहेव करता है, लेकिन लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर के नशे में चूर जो पश्चिमी जगत है वो रूस को ठीक से एनालाइज ही नहीं कर पा रहे हैं।
और ये बात, उनकी बात ये सच निकली है। आप देखें कि रूस ने एक बार ठीक क्राइमिया के तर्ज पे उसने सोचा है कि यूक्रेन पे या उसके कुछ हिस्सों पे हम कब्जा कर लेंगे, लेकिन यहाँ पुतिन की भी कमजोरी दिखाई पड़ती है कि जैसा उन्होंने सोचा था कि क्राइमिया को कब्जा कर लिया था तो यूक्रेन को भी कब्जा कर ले जाएंगे, और आज उनको ये कहना पड़ता है कि सब कुछ प्लान मुताबिक हुआ है और 9वां दिन चल रहा है, तो ये ठीक वैसे नहीं हुआ है। तो निश्चित तौर पे पुतिन ने भी वैसा उम्मीद नहीं किया था, वैसी उम्मीद नहीं की थी कि पश्चिम एक हो जाएगा और जर्मनी इतना चेंज हो जाएगा, नेटो फोर्सेस इतनी इकट्ठी हो जाएंगी और वर्ल्ड इतना रिस्पॉन्सिव हो जाएगा। तो ये दोनों ही पार्टियां ये नहीं कह सकती हैं कि ठीक वैसे हो रहा है जैसे सोचा था। मैंने बार बार कहा कि युद्ध शुरू हो जाता है, लेकिन उसको आगे कंट्रोल करना फिर अपने हाथ में होता नहीं। इंद्रजीत सर, ठीक है, ये प्लान में रूस ने सोचा था, लेकिन रूस ने ये नहीं सोचा था कि 9वां दिन हो जाएगा और यूक्रेन की जनता इतनी ज्यादा अपने देश को लेकर रहेगी कि एक टाइम तो ऐसा होगा कि जो वहां के नागरिक है वही सामने आपके सामने हथियार लेकर खड़े हो जाएंगे, क्योंकि रूस हमेशा यूक्रेन को अपना मानता है, वहां के लोगों को अपना मानता है। इसके आज तक कहता रहा कि हम धीरे धीरे हमले कर रहे हैं, हम नहीं चाहते कि यूक्रेनी जनता इसमें निशाना बने। बिल्कुल, और ये एक अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है, अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन है, और किसी वॉर में ऐसा देखने को नहीं मिला है जनरली कि जहां पे सिविलियंस खुद सामने आए और बोले कि हम एक फाइटिंग आर्मी बनना चाहते हैं, हमारे को हथियार दीजिए, हम लड़ेंगे, हमारे को मोल्टो बॉम्ब्स दीजिए, हम उनके एपीसीज के ऊपर गिराएंगे, टैंक्स के ऊपर गिराएंगे। तो जो इंक्लूजन ऑफ पीपल है, सबसे बड़ा खतरा अब रूस को इस चीज का है, क्योंकि लोग उनके अगेंस्ट हैं। अगर आप यूक्रेन के ऊपर कब्जा कर भी लेते हैं, सिटीज के ऊपर भी कब्जा कर लेते हैं, पर पीपल आर नॉट गोइंग टू बी देयर विद यू। और किसी भी वॉर का सक्सेस और फेलियर उसकी जनता होती है, और अगर जनता ही अगेंस्ट हो जाए तो एक आप एरिया कब्जा कर लेंगे, यूक्रेन को ओवरऑल कर लेंगे, पर उनकी जो जनता को लाने के लिए बहुत समय लगेगा, बहुत साल लगेंगे उनको अपने बस में लाने के लिए। और शायद यही वजह है इंद्रजीत सर कि अब जो यूरोपियन कंट्री है या अमेरिका है वो भी कह रहे हैं कि यहाँ से कोई बातचीत का रास्ता निकले, लेकिन ये जो जेलेंस्की है वो क्या सोच रहे हैं, वो बातचीत करने के लिए बात कर रहे हैं, एक मानवीय कॉरिडोर बनाने के लिए बात कर रहे हैं, लेकिन मान क्यों नहीं रहे हैं? एक के बाद एक हमले में तबाह हो रहा है यूक्रेन के शहर, बड़े बड़े शहर, ऐतिहासिक शहर, लेकिन फिर भी है कि वो बातचीत करने को तैयार नहीं है। इसका रीजन ये है कि पुतिन ने ये ठान लिया है कि मैंने यूक्रेन को कब्जा करना है, और वो अपनी कंडीशंस हैं उसकी, और जो प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन है वो कहते हैं कि मेरे पास कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए आने से पहले। ठीक है इंद्रजीत सर, हाइपोथेटिकल है, अगर जेलेंस्की मान जाते हैं, मानिए, और पुतिन पीछे हट जाते हैं, लेकिन एक जो है यूक्रेन के सामने संकट हमेशा रहेगा कि आज ये स्थिति बनी है, कभी भी रूस कब्जा करेगा, तो ये हम आगे माने कि अगर ठीक है अभी अगर बातचीत से हल या रास्ता निकल जाता है, रूस पीछे हट जाता है तो ठीक है, लेकिन आगे आने वाले समय में हमेशा एक तलवार यूक्रेन पर लटकी रहेगी, तो क्यों ना आज ही सही, आज ही आर की लड़ाई हो जाए। अभी आपको एक थोड़ा सा आगे और चीज मैं बताना चाहता हूं, क्योंकि जो रशिया को सबसे बड़ा भय है, डर है कि यूक्रेन नेटो का पार्ट बन जाएगा, और वो नहीं चाहता कि अमेरिका की मिसाइल्स, नेटो की मिसाइल्स उसके बॉर्डर्स पे आके लग जाएं। तो उसको ये सॉल्यूशन, एक वन टाइम सॉल्यूशन निकालना चाहता है कि यूक्रेन को वंस फॉर ऑल अपने एरिया में लेना चाहता है, और यहाँ वो रुकेगा नहीं, इसके बाद और भी जो कंट्रीज हैं उनके ऊपर भी कब्जा करेगा, क्योंकि पुतिन की जो स्ट्रैटेजी है, और पुतिन ने ये बोला भी है ओपनली कि जो यूएसएसआर का जो खंडन हुआ था एक सबसे बड़ी हिस्टोरिकल मिस्टेक थी, और उस मिस्टेक को मैं ठीक करना चाहता हूँ। तो ये अगर आप देखो तो जो उसकी एक स्ट्रैटेजी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आई है, आज की स्ट्रैटेजी नहीं आई है। और जो नेटो का एक्सपेंशन है जो 2009 में हुआ, 2014 में हुआ, और उसको ये जो फियर है कि यूक्रेन जो नेटो का पार्ट बन जाएगा, सबसे बड़ा उसको फियर, उसको ओवरकम करने के लिए ये उसका ये एक्शन प्लान था, और तभी उसने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया। तो सुरेश जी, आपको भी लगता है कि अब जो पहले यूएसएसआर हुआ करता था उस तरफ आगे बढ़ चले हैं पुतिन, यूक्रेन के बाद अब अगला भी कोई देश होने वाला है? नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता। यहाँ पर जीत हासिल कर लेते हैं और अपना कब्जा यूक्रेन पर कर लेते हैं पुतिन, तो
नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता, क्योंकि वो तब का विश्व अलग था, अब का विश्व काफ़ी अलग है। और आप देखें कि उस हिसाब से पुतिन के प्लान के हिसाब से तो कीव पे बहुत पहले ही कब्जा कर लेना चाहिए था। और सबसे बड़ी बात है कि रसिया का जो थ्रेट परसेप्शन है, अगर उन पे यकीन भी कर लें हम, और ये मान लें कि हाँ, यूक्रेन पर उन्होंने कब्जा कर लिया, तो जैसा कि इंद्रजीत सर ने भी कहा, उसके बाद रसिया रुकने वाला नहीं है, तो उनका थ्रेट परसेप्शन तो बढ़ता ही जाएगा। और रसिया का थ्रेट परसेप्शन ही क्यों हम कॉग्निजेंस में लें, हमें तो जो यूरोप है, जो अमेरिका है, उसका भी थ्रेट परसेप्शन तो हमें देखना होगा। मुझे सिर्फ ये लगता है, जो आपने एक सवाल पूछा था, अगर मैं उसका उत्तर देने की कोशिश करूं, कि आखिर पुतिन वार्ता की बातचीत के टेबल पर क्यों नहीं आ रहे हैं। पुतिन बातचीत के टेबल पे आने के लिए कुछ हासिल करना चाहते हैं, वरना बातचीत के टेबल पे आने का उन्हें फायदा क्या मिलेगा। अगर वो बार्गेन जिसको कहे कि बार्गेन की हालत जी, में आना चाहते अगर हैं। वो कीव तक नहीं पहुंच पाए हैं 9वें दिन में, तो वो किस बात को, किस मुंह से वो आके बातचीत करेंगे। तो वो कुछ हासिल करना चाहते हैं, इतना कॉन्क्रीट हासिल करना चाहते हैं, ताकि जब वो बातचीत के भी टेबल पर आए तो उन्हें अपने लिए कुछ गेन हो जाए। लेकिन जिस बात को वो कह रहे थे कि अगर वो बातचीत के टेबल पर आते भी हैं शिरीष जी, अगर वो बातचीत के टेबल पर आते हैं, लेकिन तब विनाश लीला इतनी बड़ी हो जाएगी, इतने लोग मारे जाएंगे, तो फिर निगोशिएशन के लिए कुछ रह नहीं जाएगा उनके पास। ये जो सिनेरियो है, ये रूस भी नहीं चाहेगा, ये भी हमें समझना चाहिए। रूस की जो अपनी इकोनॉमी है, जो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद या कोल्ड वार के बाद, बल्कि 91 के बाद ज्यादा हम फोकस करें, SSR डिसइंटीग्रेशन के बाद, उसकी अपनी इकोनॉमी जो फिर से खड़ी हुई है, वो कहीं ना कहीं पश्चिम और लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर की बेनिफिशरी बन के ही खड़ी हुई है। आज भी लगभग पर डे $500 मिलियन रूस को मिलते थे, जो उनका एनर्जी सप्लाई होती थी यूरोप में। तो मुझे नहीं लगता कि रूस भी उस लेवल तक जाने को तैयार है, क्योंकि जैसा एक और इंद्रजीत सर ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि आप किसी भी युद्ध में जब जनता ही आपके साथ नहीं है, फिर रसिया को हासिल क्या होने वाला है। इधर आप अपनी इकोनॉमी से जाएंगे, यूक्रेन की जनता भी आपके साथ नहीं होगी। लेकिन इंद्रजीत सर, इस वक्त तो यूक्रेन जल रहा है और हासिल अब भी नहीं हो पा रहा है। और अगर 2-4-5 दिन में और भी बातचीत नहीं हुई, तो वो कल जिस तरह से हमने देखा कि फ्रांस के राष्ट्रपति से उन्होंने बातचीत कर, उन्होंने कह दिया कि कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ गंभीर होने वाला है। तो ऐसे में हम क्या मान के चले कि कैसे ठीक हो सकता है ये सब कुछ। सर अनम्यूट हैं आप। हाँ जी, सॉरी। तो फॉग ऑफ वॉर की सिचुएशन है इस समय। वॉर किस तरफ मुख लेता है वो हमारे को चंद एक दिनों में देखना पड़ेगा। पहले बात जब कीव का फॉल होगा, क्योंकि मेन टारगेट उनका कीव को ऑक्युपाई करने का है। इसी समय जो फ्रांस ने बोला कि मैं हथियार देना चाहता हूं, मैं एंटर करना चाहता हूं, तो वो एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन बन रही है। और उसको कंपाउंड करने वाली सिचुएशन जो कल न्यूक्लियर पावर प्लांट के ऊपर जो अटैक हुआ, क्योंकि इसमें खाली यूक्रेन इफेक्टेड नहीं है, यूरोप पूरा इफेक्टेड हो रहा है। और ये अब सिचुएशन बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो गई है। जो पहले डराने वाली बात थी सैंक्शंस की, हम इकोनॉमिक सैंक्शन लगा देंगे, हम कमर्शियल सैंक्शन लगा देंगे, नो फ्लाई जोन्स कर देंगे, रशियन फ्लाइट्स नहीं आएंगी, अब वो उन सब चीजों के बियॉन्ड जो रियलिटी है ग्राउंड पे, आज की डेट में 1 मिलियन पॉपुलेशन यूक्रेन की रिफ्यूजी बन गई है और लोग घर छोड़ के चले गए हैं। तो सिचुएशन बहुत ही कॉम्प्लेक्स, बहुत ही गंभीर है। आने वाले चंद घंटे जो हैं वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे यूरोप को, नेटो को, यूएस को डिसीजन लेना है कि हमारे को इस वॉर को कहां पे स्टॉप करना है। क्योंकि ये अब यूक्रेन और रशिया का वॉर नहीं है, ये ह्यूमैनिटेरियन ग्लोबल वॉर के रूप में कन्वर्ट होता जा रहा है। क्योंकि एक भी न्यूक्लियर पावर प्लांट अगर रेडिएशन निकल जाते हैं तो वहां पे हजारों लोगों की तबाह हो सकते हैं और वो स्पिल ओवर्स दूसरी कंट्रीज में भी जाएगा। तो ये सिचुएशन बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। अब तो सर, आप जिस तरह से कीव पर कब्जे की कोशिश तो हो रही है, लगातार धमाके, एक के बाद एक धमाके, एक जगह बढ़ती चली जा रही है। ऐसे में जो इस वक्त मिसाइल अटैक बहुत ज्यादा हो रहे हैं, लेकिन अभी भी कहा जा रहा है कि 8 से 10 लाख लोग कीव में मौजूद हैं और वो लड़ने को तैयार हैं। एक तरह से ह्यूमन शिल्ड जो कहते हैं ना, कि वो बार बार रूस कह रहा है कि यूक्रेन ह्यूमन शिल्ड बनाकर लड़ना चाह रहा है। तो ऐसे में कैसे, किस तरह से, क्या यही चैलेंजेस है रूस के सामने, कितना वक्त लग रहा है? तो इसलिए मैं यहाँ पे चैलेंज ये होता है कि जब आपके पास आमने सामने फोर्सेस होती हैं, उसको लड़ना आसान होता है, आपको एक स्ट्रैटेजी होती है। पर जब आप ये जो सिटी में वॉरफेयर होती है, एक ये वॉरफेयर एक इंसर्जेंसी में क्रिएट हो जाती है और आपको पता नहीं कि जो लोग हैं वहां पे 10 लाख लोग आज की डेट में भी हैं,
वो कैसे अटैक करेंगे, कैसे वो रशियन फोर्सेस को उनके जो अटैक्स करना चाहते हैं उनको गिराएंगे। तो जो सिटी वॉरफेयर होता है वो इतना आसान नहीं होता एज कम्पेयर टू जो बॉर्डर्स के ऊपर जो लड़ाई होती है। तो इसीलिए जो कीव का फॉल है उसके लिए बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है इनको कि उसको कैसे वो डाउन करें, क्योंकि उसके लिए जितनी स्ट्रेटजीज होती हैं वो फेल हो जाती हैं। इसीलिए आप देखते हैं कि उनका जबकि मेन बिल्डिंग्स के ऊपर फायर कर रहे हैं वो लोग, ठीक है, जबकि वॉर में नॉर्मल वॉर कंडीशंस में बिल्डिंग्स के ऊपर फायर करना, सिविलियन पॉपुलेशन के ऊपर मिसाइल गिराना एक स्ट्रैटेजी नहीं होती। कहता है सर, जेनेवा की संधि तो यही कहती है कि आप किसी स्कूल पे, हॉस्पिटल्स पे, इन सब पे वार नहीं कर सकते, लेकिन अब तो सब कुछ हो रहा है। सो वही जो है, जो रशिया जो है पूरे जो रूल्स हैं उनको फ्लाउट कर रहा है, उनसे खिलवाड़ कर रहा है। और इसीलिए जो ग्लोबल कम्युनिटी जो पीछे जो अभी खड़ी थी उनका डिसीजन लेना बहुत जरूरी हो गया इन चंद एक घंटों में। इट्स नॉट डेज, इट्स आवर्स, दे हैव टू टेक ए कॉल कि क्या करना चाहते हैं। सुरेश जी, क्या आपको लगता है कि आप पुतिन को निकल पड़े हैं, अब वो पीछे हटने को तैयार नहीं है? जेलेंस्की अपनी बातें कर रहे हैं जो है, लेकिन इसमें बहुत अहम भूमिका अमेरिका और यूरोपियन कंट्री की हो जाती है कि वो अगर डिसीजन ले ले कि ठीक है हम नाटो कंट्री में यूक्रेन को शामिल नहीं करेंगे, तो लगता है कि अब यहाँ पर स्थिति ठीक हो जाएगी, यानी कि अब पाला यही यूरोपियन कंट्रीज के पास है, अमेरिका के पास है, ये हो सकता है। लेकिन सबसे पहले पुतिन ये तो कहें कि हाँ मैं बातचीत के टेबल पे आने को तैयार हूँ। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि बातचीत के टेबल पे वो तभी आएंगे जब उनके पास कुछ कॉन्क्रीट होगा। लेकिन एक बात जरूर यहाँ जोड़ना चाहता हूँ, वो ये है कि जितने भी मिनट, जितने भी घंटे, जितने भी दिन इस युद्ध में ऐड होते जा रहे हैं, ये रूस के हिसाब से, पुतिन के हिसाब से कोई बहुत अच्छे संकेत नहीं है, क्योंकि आप पूरे वर्ल्ड को ही एक पेज पे ला रहे हो। जो कुछ कंट्रीज आपको एब्सटेन भी कर पा रही थी, जो कुछ कंट्रीज आपके सपोर्ट में भी थी, वो सपोर्ट भी आपसे धीरे धीरे छूटता चला जाएगा। तो रूस जितना समेटेगा उससे कहीं बिखरने का संकट उसके सामने होगा। इंद्रजीत सर, आपको भी यही लगता है? क्योंकि देखिए, लड़ाई सिर्फ आमने सामने की या सेना के बीच में लड़ाई नहीं होती है, वहां की जनता में लड़ाई होती है, वहां की अर्थव्यवस्था में लड़ाई होती है, वहां के इंफॉर्मेशन में लड़ाई होती है, आसपास की कंट्रीज में। ये सारे इफेक्ट इन सभी जगहों पर देखने को मिलते हैं। ऐसे में अब रूस को, यूक्रेन को, यूरोपियन कंट्री को अपनी भूमिका बतानी पड़ेगी, बातचीत के टेबल पर आना पड़ेगा। बिल्कुल, इनको लाना पड़ेगा, डिस्कशन करना पड़ेगा। और इसके लिए अब जो है वो टाइम कम है, और प्रैक्टिकली यूएन की सारी स्ट्रेटजीज जितनी हैं वो फेल हो चुकी हैं। यूएस की स्ट्रेटजीज जो उन्होंने डराया था इकोनॉमिक सैंक्शंस के लिए, वो कामयाब नहीं हो रहा है। नेटो फोर्सेस अपने आप को मूव नहीं कर पा रहे, उनके पास कोई स्ट्रेटजी नहीं है इनको ओवरकम करने के लिए। सिचुएशन इस समय ये है कि पुतिन के साथ डिस्कशन यूक्रेन का ना होके वर्ल्ड के जो लीडर्स हैं उनके साथ किया जाए और इस वॉर को स्टॉप किया जाए, क्योंकि पुतिन ने ये ठान रखा है मैंने यूक्रेन को लेना है कम वॉट में, और वो सिचुएशन तभी खत्म होती है। एक बात और पुतिन लगातार डरा भी रहे हैं, न्यूक्लियर प्लांट पर अटैक कर रहे हैं, तो एक तरफ ऐसे ऐसे मिसाइल आपने तैनात कर दिए हैं जिसके फटने के बाद कहा जाता है कि ऑक्सीजन तक सोख लेता है, लोग दम घुटने से मर जाते हैं। तो ये भी डराने की कोशिश की जा रही है पुतिन की तरफ से, लगातार एक प्रेशर टेक्निक के तौर पर से देखा जा रहा है। और एक प्रेशर के लिए उन्होंने जो उनकी न्यूक्लियर डिटरेंट फोर्सेस हैं, दे आर अभी भी हाई अलर्ट पे हैं, उन्होंने उनका अलर्ट डाउन नहीं किया है। तो आप और बैलिस्टिक मिसाइल्स, क्रूज मिसाइल्स उनकी अलर्ट्स पे हैं। तो इसका मतलब चैलेंज अभी खत्म नहीं हुआ है, वॉर सिचुएशंस अभी खत्म नहीं हुई हैं, और ये आगे अभी बढ़ती रहेंगी। और हमको चंद एक घंटे बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं ग्लोबल ऑर्डर के हिसाब से। बिल्कुल सुरेश जी, अब तो बातचीत के टेबल पर आना होगा, क्योंकि अब रूस यूक्रेन से युद्ध निकलकर बाहर के देशों तक पहुंचना शुरू हो जाएगा। और खासतौर पर अगर भारत की बात की जाए, ये एक विकासशील देश है, यहाँ पर तेल गैस कह रहे हैं कि अगर दिक्कत आएगी, जैसे क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ गए हैं, अब जब चीजें यहाँ पर बढ़ेंगी तो सिर्फ ऑयल के दाम, प्राइसेस नहीं बढ़ेंगे, हर सामान के दाम बढ़ जाएंगे। तो मुसीबत उनसे ज्यादा तो हम लोगों के पास है सामने।
जी, बिल्कुल ठीक कहा, और बल्कि मैं कहूँगा मुसीबत सिर्फ हमारे लिए नहीं है, फॉर होल रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लिए मुसीबत आ जाएगी फिर, क्योंकि चीज़ें बहुत इंटरडिपेंडेंट हैं। और दूसरी बात, एक और बात रेखांकित करना चाहता हूँ कि पुतिन ने बातचीत का जो पर्सनल विंडो है वो बंद नहीं किया हुआ है। उनकी वर्ल्ड लीडर से 1 टू 1 बातचीत लगातार चल रही है, बिल्कुल और वो बिल्कुल बार-बार वो बिल्कुल। अपडेट भी कर रहे हैं। तो इसका मतलब वो बहुत ध्यान से देख रहे हैं कि कीव को अभी कितना समय लगेगा, और अगर कीव पे ज़रूरी नहीं कि वो कीव पे उनका उनका कब्ज़ा हो ही जाए, वो डिपेंड करता है कि, क्योंकि आर्म्स सप्लाई लगातार चल रही है और यूक्रेन फोर्सेस ने बहुत बेहतर ढंग से रिटेलिएट तो कर ही बिल्कुल रखा है। कम से बिल्कुल कम इतना रिटेलिएट कर रखा है जो पुतिन जैसा शख्स सोच ना पाया था। बिल्कुल तो बिल्कुल सही इसीलिए कह रहे हो हैं। सकता है कि पुतिन अचानक से कोई विंडो खोल दें बातचीत का, बट ये सब कुछ डिपेंड करता है कि आगे वॉर कैसे बढ़ता है। हम्म सर, आप जिस तरह से शिरीष जी कह रहे हैं कि पुतिन ने हर एक विंडो खुला रखा है अपने लिए, तो बिल्कुल वो एक 1 टू 1 हर एक नेता से बात कर रहे हैं, लेकिन कलेक्टिवली बात नहीं हो रही है, और वो वेट एंड वॉच की स्थिति में है। इंद्रजीत सर। वो उनकी स्ट्रेटेजी बिल्कुल है, क्योंकि एक वो ग्लोबल लीडर हैं और वो अलग नहीं है किसी भी वर्ल्ड ऑर्डर से, और उनके कनेक्ट्स हैं हर कंट्री के साथ, और वही उस चीज को वो एक्सप्लोर कर रहे हैं, और जो डिफरेंट कंट्रीज हैं उनके जो हेड्स हैं उनसे वो बात कर रहे हैं लगातार। और अ, पर यहाँ पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनका चाइना के साथ भी एक मेजर इकोनॉमिक इक्वेशन टाई अप हो रही है। तो यहाँ पे देखने वाली बात यह है, अब चाहे वो डिफरेंट ग्लोबल लीडर से अलग अलग बात कर रहे हैं, पर उनको मोटिवेट करके अब जो आपकी जो स्ट्रेटजी है उसको आप बैरक्स में वापस भेजें, वो चीज कोई बोल नहीं पा रहा। क्योंकि जितने भी ग्लोबल लीडर्स अगर वो बात कर रहे हैं तो वो इतना ही बोल रहे हैं कि आप वर्क को क्लोज करिए, पर इसके बियॉन्ड क्या, सर क्योंकि स्थिति क्या दिख ऑलरेडी रही है? सर स्थिति क्या दिख रही है? ऐसे तो नहीं चलेगा ना कि आप बात कर लीजिए, आप बात कर लीजिए, आप शर्त हटा लीजिए, आप शर्त हटा लीजिए, इस तरह से तो बात नहीं, कोई कॉन्क्रीट बात निकल कर आनी चाहिए ना सर। तो अभी लग इसीलिए रहा है जो कि आने वाले 1-2 दिन बहुत क्रूशियल है, और अगर इस दौरान अगर कुछ नहीं हुआ तो फिर भारी तबाही मचने वाली है। बिल्कुल चंद एक घंटे बहुत जरूरी है, और जो यूएस का प्रेसिडेंट जो नेटो फोर्सेस हेड करते हैं, जो यूएन में मेजर रोल प्ले करते हैं, इनका जो डिसीजन है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले घंटों में क्या डिसीजन लेते हैं, अगर वो ऑनलुकर्स की तरह वैसे खड़े रहते हैं जो अभी तक किया है उन्होंने, तो सिचुएशन गंभीर हो सकती है, डिवास्टेशन तो हो ही रहा है। और तो वो लोग उन्होंने जो रशियन फोर्सेस हैं उन्होंने ऑलरेडी सोचा हुआ है कि हमने पूरा ऑक्युपाई करना है। अब कहाँ तक हैं सिचुएशन को बिल्कुल, तो सोचना इस पड़ेगा, तरफ स्ट्रेटेजाइज करना पड़ेगा। आपसे भी जानना चाहेंगे, अगर ये वॉर अभी फिलहाल नहीं खत्म हुआ 1-2 दिन में, तो स्थिति बहुत गंभीर होगी। शायद जो यूक्रेन एक सुंदर देश था, वो देश इस तरह से उजड़ा हुआ होगा कि हम आप सोच भी नहीं सकते। नहीं, इसमें मुझे एक बयान याद आता है जेलेंस्की का। जेलेंस्की ने अभी शायद कल ही बयान दिया है कि रूस से ही वो सब कुछ हम ठीक करवाएंगे, रूस से ही वो सारा खामियाजा, उसी से हम सारा कुछ रिकंस्ट्रक्शन करवाएंगे। लेकिन आने वाले 1 दिन और 2 दिन में अगर रूस कीव पे कब्जा नहीं कर पाता है, तो मैं आपसे ये जरूर कहना चाहता हूँ अपनी लिमिटेशन में कि फिर पुतिन पे बहुत भारी दबाव होगा किसी भी तरीके से वार्ता के टेबल पे आने का। अभी वो नहीं आ रहे हैं, क्योंकि अभी किसी नेता के कहने से अगर वो आते हैं तो फिर उनको, आप एक बार रशियन पर्सपेक्टिव से भी सोचिए, फिर रूस को हासिल क्या हुआ इतना कुछ दांव लगाने के बाद, अगर वो सडनली एब्रप्टली अपना युद्ध अभियान बंद कर देते हैं तो रूस को हासिल कुछ नहीं हुआ। लेकिन ये भारी पड़ेंगे आने वाले 24 घंटे। अगर अगले 2 दिन में भी कीव पे कब्जा नहीं हो पाया तो रूस भी इस युद्ध को बहुत बड़े लेवल पे नहीं ले जा पाएंगे, क्योंकि इकोनॉमी लड़ती है। और ये कहना कि कोई असर नहीं हुआ है प्रतिबंधों का, क्राइमिया के टाइम पे भी रूस में एक वो आ ही गया था, एक मंदी का दौर आ ही पड़ा था। और इस बार के जो प्रतिबंध हैं वो पहले से कहीं ज्यादा और ज्यादा खतरनाक प्रतिबंध हैं। मुझे नहीं लगता है कि युद्ध को रसिया बहुत लंबे समय तक खींच पाएगा। तो आने वाले 1 दिन 2 दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। बिल्कुल, तो पुतिन के जेस्चर भले कुछ कह रहे हो और लगातार वो प्रहार यूक्रेन पर कर रहा हो, लेकिन दबाव रूस और पुतिन दोनों पर है। एक तरफ जहां पर यूक्रेन बर्बाद हो रहा है, तो रूस भी कहीं ऐसा नहीं है कि वहां पर बर्बादी नहीं देखने को मिलेगी। आगे आने वाले दिनों पर इसका असर सब पर देखने को मिलेगा। इसलिए कोशिश यही होनी चाहिए कि इस मामले का कोई ना कोई हल निकाले, क्योंकि युद्ध किसी समस्या का हल तो नहीं हो सकता। नहीं, सर, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए, बहुत बातचीत बहुत करने के लिए। शुक्रिया। बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया।
थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच।